आज हम भारतीय अस्मिता का स्वरूप शीर्षक के अंतर्गत भारत की सांस्कृतिक, भाषिक एवं भौगोलिक विविधता के संदर्भ में जानेंगे। किसी भी देश के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा आदि संस्कृति का हिस्सा होती हैं। आदिकाल से लेकर आज तक हमारे रहन सहन, पूजा अर्चना, तीज त्योहार, गीत संगीत, आभूषण, भवन निर्माण आदि पर संस्कृति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें विनिमय का गुण होता है। दो भिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित अवश्य करती हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जिसने किसी दूसरे देश की संस्कृति से प्रभाव ग्रहण न किया हो। भारतीय संस्कृति पर भी मुगल एवं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। संस्कृति अपने विनिमय गुण के कारण सदैव बदलती और आगे बढ़ती रहती है। यही कारण है कि अपने भीतर विविध संस्कृतियों को आत्मसात किए हुए भारतीय संस्कृति आज तक अपना अस्तित्व बनाए हुए है। सांस्कृतिक दृष्टि से वही देश संपन्न कहलाता है जो अपने भीतर विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसात करते हुए प्रभाववान बना रहे। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति की विविधता इसकी सबसे बड़ी खासियत और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ कई संस्कृतियों का सम्मिलन देखा जा सकता है। दुनिया के अनेक विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और माना कि वर्षों पुरानी भारत की संस्कृति अपनी विविधता के कारण ही बची हुई है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझ लेना आवश्यक है। सभ्यता स्थूल है और समय समय पर मनुष्य द्वारा अर्जित की जाती है, जबकि संस्कृति एक आंतरिक एवं सूक्ष्म गुण होता है। मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए भौतिक साधन सभ्यता से संबंध रखते हैं, जबकि हमारा आचार व्यवहार और जीवन शैली पर संस्कृति का प्रभाव होता है। संस्कृति को हम फूल और सुगंध के उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार फूल में सुगंध होना उसका आंतरिक गुण है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य में भी संस्कृति उसके आंतरिक गुण के रूप में विद्यमान रहती है। सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे का पूरक माना गया है। दुनिया के पुरातत्व वैज्ञानिक को ये बात हैरान करती है कि भारत की सभ्यता में कई ऐसी बातें हैं जो दशकों या सदियों से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से एक जैसी चली आ रही हैं। संस्कृति की इसी निरंतरता के कारण भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। जबकि कई देशों की सभ्यताओं का नामो निशान तक नहीं बचा, लेकिन भारत के अस्तित्व का बने रहना अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई। सांस्कृतिक विविधता के कारण ही इसे विविधताओं वाला देश कहा जाता है। यहाँ के रहन सहन, पूजा पद्धति से लेकर विचार दर्शन तक में इस विविधता को देखा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में देखें तो प्राचीन भारतीय समाज में सगुण भक्ति की परंपरा मिलती है तो निर्गुण भक्ति की भी। यहाँ शैव भक्त हैं तो वैष्णव भी, त्याग करने वाले योगी हैं तो भोग करने वाले भोगी भी। इस विविधता ने भारतीय सभ्यता को हजारों साल के समय की धारा में बहने या बदलने नहीं दिया। अगर सभ्यता और संस्कृति में एक रूपता होती जैसा कि दुनिया की कई संस्कृतियों में है, तो शायद इसका भी अस्तित्व मिट चुका होता। भारत की विविधता के कई स्तर हैं। खान पान को देखें तो यही एकमात्र देश है जहाँ 56 प्रकार के व्यंजनों को परोसने की परंपरा चली आ रही है। खान पान की आदतें संस्कृति से जुड़ी होती हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका रिश्ता जैव विविधता से होता है। हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारी संस्कृति का निर्माण करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जैव विविधता निश्चित तौर पर सांस्कृतिक विविधता के मुख्य कारणों में से एक है। यही कारण है कि भारत के प्रत्येक राज्य में खान पान की आदतें अलग अलग हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अपने अलग अलग व्यंजन हैं। खाने में अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि खाने की शैली भी अलग अलग है। साग सब्जी और अनाज को बढ़ने के लिए खास जलवायु की आवश्यकता होती है और क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुकूल अनाज व साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं। अगर क्षेत्र विशेष में सूखा पड़ने की आशंका अधिक है तो संबंधित प्रजातियां कठिनाई भरे मौसम में भी अपना अस्तित्व बचा लेती हैं। धान की कई नस्लों से इसे समझ सकते हैं। कर्नाटक का कयामी चावल, केरल के निचले इलाके में पाई जाने वाली और कईमा, पोक्काली और कुट्टा दान आदि प्रजातियां खारेपन को लेकर प्रतिरोधी होती हैं और इस तरह उनको समुद्री जल में भी उगाया जा सकता है। इसी तरह केरल के ऊपरी हिस्सों में नवारा चावल की एक अन्य किस्म उगाई जाती है और बंगाल में
अलग अलग मौसम में चावल की अलग अलग किस्म खाने की परंपरा है। इन उदाहरणों से खान पान और संस्कृति के संबंधों को समझा जा सकता है। जलवायु संस्कृति का अभिन्न अंग होता है और क्षेत्र के हिसाब से व्यंजनों के प्रकार बनाए जाते हैं। यदि इसमें विविधता नहीं होती तो भारतीय खान पान की जो विशेषता है वो लुप्त हो जाती और हम सब एक ही प्रकार के स्वाद वाले भोजन खा रहे होते। इसके अतिरिक्त भाषा, बोली, पहनावा, सामाजिक रीति रिवाज, पूजा पद्धति आदि कई चीज़ें हैं जिनमें विविधता के कारण ही भारत की पहचान सबसे अलग है। कई धर्मों और संप्रदायों में आस्था रखने के कारण भारत को पर्वों और त्योहारों का देश भी कहा जाता है। विविध संस्कृतियों के समावेश के कारण पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत का आहार व्यवहार, रहन सहन, भाषा, बोली एक दूसरे से बहुत अलग है। उत्तर भारत में इस्लामी प्रभाव के कारण भाषा और खान पान में मुगलाई प्रभाव देख सकते हैं। बिरयानी, चिकन आदि इसी संस्कृति की देन है। भारत के हर क्षेत्र में खान पान की संस्कृति दूसरे क्षेत्र से बहुत अलग है। यही विविधता भारतीय भोजन को एक निराला व अनोखा रूप देती है। पूरन पूरी हो या दाल बाटी, तंदूरी रोटी हो या शाही पुलाव, भारतीय भोजन की अपनी एक विशेषता है। स्वादिष्ट खाना बनाना एक कला है। इसी कारणवश भारतीय संस्कृति में इसे पाक कला कहा गया है। भारतीय भोजन विभिन्न प्रकार के पाक कलाओं का संगम है। इसमें पंजाबी खाना, मारवाड़ी, दक्षिण, शाकाहारी, मांसाहारी खाना आदि सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित हैं। भारतीय रसेदार सब्जी को, जिसे अक्सर करी या तरी भी कहा जाता है, का अपना अलग इतिहास है। भारतीय करी का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में जब भारत आने के लिए केवल खैबर दर्रा ही एकमात्र रास्ता था, उन दिनों समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, तब विदेशी इस मार्ग से भारत में व्यापार के लिए आते थे और यहाँ का भोजन उनको इतना अधिक पसंद था कि वो इसे पकाने की विधि सीखना चाहते थे और जाते समय यहाँ से गर्म मसाले खरीद कर ले जाना नहीं भूलते थे। करी शब्द तमिल के कैकारिश से आया है, जिसका अर्थ होता है विभिन्न मसालों के साथ पकाई गई सब्जी। ब्रिटिश शासन काल में केकारी अंग्रेजों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे काट छाट कर छोटा कर दिया और करी शब्द बना दिया। ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में सिद्ध है कि भारतवर्ष के हजारों वर्षों के इतिहास में कितनी जातियां, समुदाय या नस्लें यहाँ आती रहीं और कालांतर में घुल मिलकर एक सी हो गई। यही कारण है कि अब आर्य, द्रविड़ या अनार्य, शक, हूण जैसी नस्लों को आज पहचानना मुश्किल है। ये सभी नस्लों में साथ रहते हुए खूनी संघर्ष भी हुए, लेकिन साथ साथ उनके बीच जीवन शैली या उपासना, पूजा विधियों का भी इतना आदान प्रदान होता रहा कि वे विभिन्नता के बावजूद एक चित्त का अंग बन गई। कहा जाता है कि द्रविड़ के देवता शिव को स्वीकार किया जाता है, लेकिन आर्यों के देवताओं में देवाधिदेव महादेव के रूप में आज पूरे भारत में उनको पूजा जाता है। अभिप्राय यह है कि भारतीय संस्कृति समावेशी गुणों को लेकर आगे बढ़ती रही है। इसी तरह आर्येतर समझे जाने वाली जाति नागवंशियों की नाग पूजा को आर्य पूजा पद्धति में भी स्थान मिल गया है, जिसका प्रमाण है कि प्रतिवर्ष सावन महीने में हिंदुओं द्वारा नाग पंचमी का त्यौहार मनाना। विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच परस्पर आदान प्रदान के असंख्य उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति रामायण, महाभारत जैसे काव्य ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। यह इसलिए हो सका जिसे हम भारतीय चित्त और मानस कहते हैं, वह अत्यंत समावेशी प्रवृत्ति का रहा है। भरत मुनि के शब्दों में कहें तो इसी समावेशी लोकवृत्त, लोकचित्त का अनुकरण यहाँ के साहित्य में होता रहा है। अब हम भाषी विविधता के संदर्भ में बात करेंगे। भारत बहुभाषी देश है। इस विशाल देश के उत्तर पश्चिम में पंजाबी, हिंदी और उर्दू, पूर्व में उड़िया, बांग्ला, असमिया, मध्य पश्चिम में मराठी और गुजराती और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की समृद्ध परंपरा विरासत देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त और भी कई भाषाएं हैं जिनका साहित्यिक एवं भाषा वैज्ञानिक महत्व स्वीकार किया गया है, जैसे डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी, राजस्थानी आदि। इनमें से प्रत्येक भारतीय भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत भाषाएं मानी जाती हैं।
जिनका अपना साहित्य और समृद्धि की दृष्टि से महत्व है। इनमें से प्रत्येक भाषा के साहित्य का अपना निजी वैशिष्ट्य है। पंजाबी अथवा सिंधी अथवा हिंदी और उर्दू की प्रदेश सीमाएं एक दूसरे से मिली हुई हैं, किंतु अपने साहित्य का वैशिष्ट्य आश्चर्यजनक रूप से इनका पृथक और निजी है। इसी तरह गुजराती और मराठी का जनजीवन परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को लिए हुए हैं और दक्षिण की भाषाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की दक्षिण की सभी भाषाएं द्रविड़ परिवार की शाखाएं मानी जाती हैं। तमिल, तेलुगु अथवा कन्नड़ और मलयालम एक दूसरे से जुड़े होते हुए भी एकदम भिन्न माने जाते हैं। यही बात बंगला, असमिया, उड़िया के विषय में भी कही जा सकती है। बंगाल के गहरे प्रभाव को आत्मसात कर असमिया और उड़िया ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व अर्जित किया और आज अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए हुए हैं। इसी प्रकार मणिपुरी और असमी भी इसी बात का उदाहरण है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार और आग्नेय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें द्रविड़ परिवार एवं आर्य परिवार की भाषाएं प्रमुख हैं। आधुनिक भारत में दक्षिण के 4 प्रांतों की भाषाएं द्रविड़ परिवार से आती हैं, शेष भारत में आर्य परिवार से। यदि इस दृष्टि से हम देखें तो यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान भारतीय भाषाओं के 2 स्रोत हैं, संस्कृत और द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हैं। इनमें मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु की शब्दावली का स्रोत संस्कृत है और व्याकरण तमिल, अतः इनमें अधिकांश भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं। तमिल द्रविड़ परिवार की मूल भाषा है और इसका विकास संस्कृत के समानांतर हुआ। इसलिए यह माना जाता है कि भारत में प्रारंभ से द्रविड़ और संस्कृत 2 भाषाएं प्रचलन में थी। तमिल कथाओं में द्रविड़ भाषा का विकास अगस्त्य मुनि से माना गया है। माना जाता है कि अगस्त्य ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए और तमिल का व्याकरण लिखा। अगस्त्य मुनि ने अगस्त्यम लिखा, जिस पर तमिल व्याकरण तुल्काप्यम की रचना अगस्त्य के शिष्य ने की। तमिल में अगस्त्य को अगत्यार के नाम से भी जाना जाता है। तमिल शास्त्र के अनुसार अगस्त्य ही गंगा की धारा से कावेरी को निकाल ले गए, जिसे दक्षिण की गंगा कहा गया। अगस्त्य मुनि का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। इस प्रकार तमिलों ने आर्य और द्रविड़ भाषा को प्राचीन काल से एक ही उद्गम से विकसित माना। तमिल और संस्कृत में शब्दों का आदान प्रदान भी होता रहा है। तमिल की समस्त लिपियों का ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ, इसलिए अशोक के अभिलेखों दक्षिण में ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। इस प्रकार भारतीय साहित्य मूलतः किसी एक भाषा संस्कृत के साहित्य का ही विस्तार है। आज भले ही उसे अनेक भाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन किसी युग में न केवल आर्य परिवार बल्कि आर्य और द्रविड़ परिवार एक भाषा, एक संस्कृति और एक विचार के वाहक थे। आर्य और द्रविड़ भाषा से आगे के विकास क्रम में आज प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ है। प्रत्येक युग में भाषाओं में भेद होने के बावजूद समाज संपर्क भाषा का निर्माण भी करता चलता है। भारत में आर्य और द्रविड़ भाषाओं के विकास के साथ संस्कृत संपर्क भाषा बनी रही। इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय काल में भी क्षेत्रीय भाषाओं ने अपने साहित्य में उन्नति के बावजूद संपर्क भाषा के रूप में संस्कृत का व्यवहार बनाए रखा। मध्य देश की भाषा के रूप में हिंदी ने संस्कृत का उत्तरदायित्व विरासत में प्राप्त किया और सभी भाषाओं के प्रतिनिधि के रूप में संघर्ष करती रही। आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं 2 भिन्न भाषा परिवारों की भाषाएं नहीं हैं, अपितु उनका विकास एक भाषिक स्तर पर हुआ है। स्पष्ट है कि भारतीय भाषाएं एक मूल की विभिन्न शाखाओं का समूह है तथा उसमें भारतीय चेतना विद्यमान है और मात्र भौगोलिक परिवेश में इनका विकास हुआ। इस विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि इनकी सामान्य विशेषताएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं अथवा परस्पर आदान प्रदान इतना बढ़ गया है कि आर्य द्रविड़ परिवारों की जगह एक ही भाषा परिवार की कल्पना करना उचित होगा। आर्यों से द्रविड़ों ने मुख्यतः शब्द उधार लिए और आर्यों ने
द्रविड़ों से भाषा से रचनात्मक तत्व। इस दृष्टि से शब्द भंडार के स्तर पर आर्य और द्रविड़ भाषाओं का पारस्परिक साम्य इतना स्पष्ट और गहन है कि इनका अध्ययन तुलनात्मक कोश में ही किया जा सकता है। दोनों भाषा परिवारों के समानार्थक शब्दों में केवल ध्वनि साम्य नहीं वरन उनके अर्थ विकास की प्रक्रिया भी मिलती जुलती है और यह प्रक्रिया उनके परस्पर संपर्क की धारणा को पुष्ट करती है। कुछ शब्दों के उदाहरणों से कथन को समझा जा सकता है, जैसे संस्कृत में मुद्रिका या अंगुलियम को हिंदी में अंगूठी, उर्दू में अंगूठी, पंजाबी में मुंदरी, सिंधी में मुंडी, मराठी में अंगीठी, बंगला में आंटी, तमिल में लुंगरू, तेलुगु में ममोदियम, कन्नड़ में अंगूर, मलयालम में अंगुलियम। इसी प्रकार एक और शब्द कंगन लेते हैं। संस्कृत में इसको कंकण बोलते हैं, हिंदी में कंगन, उर्दू में भी कंगन, पंजाबी में कंगण, पंजाबी में कंगण, सिंधी में कंगणू, मराठी में कांगड़, बंगला में कंकण, तमिल में वके, तेलुगु में कंकणम और कन्नड़ में कंकण, मलयालम में कंकणम। यानी ये शब्द की समानताएं, इन शब्दों की समानताएं स्पष्ट करती हैं कि भारतीय भाषाओं में विविधता के बावजूद इनका संबंध किसी एक मूल के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम भौगोलिक विविधता के संदर्भ में जानेंगे। भारत की भौगोलिक संरचना में लगभग सभी प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। एक ओर इसके उत्तर में विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं हैं तो दूसरी ओर दक्षिण में विस्तृत हिंद महासागर, एक और ऊंचा नीचा दक्कन का पठार है तो कहीं विशाल और समतल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी। थार के विस्तृत मरुस्थल में जहाँ विविध मरुस्थलीय स्थल पाए जाते हैं तो दूसरी ओर समुद्र तटीय भाग भी। कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है और यहाँ लगभग हर प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। मिट्टी, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी भारत में काफ़ी भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण का वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। भूगोल हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। भूगोल से यह तय होता है कि हमारा रूप, रंग, आकार, प्रकार कैसा होगा। हमारे खान पान और पहनावे पर भी भूगोल का असर पड़ता है। भौगोलिक विविधताओं के कारण जलवायु से लेकर खान पान की विविधता भारत की विशेषता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जम्मू और कश्मीर हिमालय के निकट होने के कारण ठंडी जगह है, इसलिए यहाँ के लोग अक्सर गोरे और लंबे होते हैं तथा ऊनी एवं गर्म कपड़े पहनते हैं और भोजन में गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत की जलवायु गर्म और नम होती है, इसलिए दक्षिण भारत के लोग अक्सर गहरे रंग के और मध्यम लंबाई के होते हैं। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में पुरुष लुंगी, जिसको वेस्ती कहते हैं, और स्त्रियाँ साड़ी लहंगा पहनती हैं। यहाँ के लोग चावल खाते हैं और उनके अधिकतर व्यंजनों में नारियल का सेवन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी गर्म और नम जलवायु होती है, इसलिए पूर्वी भारत के अधिकतर लोगों की त्वचा भूरी या गहरी होती है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली है। इनकी भौगोलिक विविधताओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में सांस्कृतिक समानताएं एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं। कहा जा सकता है कि भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग हैं। यद्यपि यहाँ अलग अलग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, पर फिर भी यह सब मिलकर एक सामाजिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में इतनी अतरंगता है कि भाषा की भिन्नता कहीं भी रुकावट नहीं बनती और भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता को भारतीयता के डोर में बांधती दिखाई देती हैं। इस विशाल देश की सभी भाषा एवं संस्कृति भारतीय अस्मिता के प्रतीक हैं या भारतीय अस्मिता का स्वरूप
इन्हीं से निर्धारित होता है। इस विविधता के बावजूद हमारी सामाजिक संस्कृति का केंद्रीय तत्व एक ही है, जिसको हम भारतीयता कहते हैं, और भारतीयता ही हमारे भारत की पहचान है, यही हमारा अस्तित्व है।